Hello students, continuing with the yesterday's lectures, types of company. Today we are going to discuss about the on the basis of ownership. The company has been divided into three parts. First one is government company, then second is holding company, and third one is subsidiary company. The first is government company, sarkari company. Now, what is government company? Government company means that company in which minimum 51% of the paid up capital is held by government, or that government can be a central government or a state government, or partly by central government or partly by the one or more state governments. मीन्स सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें किसी कंपनी के 51% से ज़्यादा 51% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल जो है वो सरकार के हाथ में होती है, उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। अब ये सरकार जो है केंद्रीय सरकार हो सकती है या राज्य सरकार हो सकती है, या फिर केंद्र और राज्य सरकार को मिला के जो है 51% मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे, और उस केस में पब्लिक कंपनी में होगा मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। अब जो प्राइवेट कंपनी, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स से भी चल सकती है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, अगर वो प्राइवेट कंपनी है कि मिनिमम 2 मेंबर्स से या 2 या 3 मेंबर्स से वो चला रही हैं, कंपनी चल रही है, तो उसमें उनका प्राइवेट शब्द को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट वर्ड यूज़ करने से एग्जाम्पशन मिलती है। और ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, इसके जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं कहते हैं। और ये जो कंपनी है इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। एनटीपीसी है, देन OIL है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के हैं, और किसी और कंपनी की तरह ही गवर्नमेंट कंपनी को हम समापन कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट कंपनी अपने डेट्स को पे करने में अनेबल है, वो डेट्स को पे नहीं कर सकती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही इंसॉल्वेंट हो गई है। उसका मतलब कंपनी का इंसॉल्वेंट होना, कंपनी का दिवालिया होने का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी का दिवालिया होने का मतलब है सिर्फ कंपनी का दिवालिया होना, ना कि गवर्नमेंट का दिवालिया होना। और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कोई एजेंट नहीं है, और हर एक कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट कंपनी को भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको हम बोलते हैं, उनको ये पावर दी गई है कि वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के अकाउंट्स को ऑडिट करें। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी होती है। यानी कि इन नटशेल गवर्नमेंट कंपनी को अगर आपसे कोई पूछता है, इफ़ एनीबडी आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट इज़ गवर्नमेंट कंपनी, तो आपने सिंपली कहना है गवर्नमेंट कंपनी इज़ दैट कंपनी in which minimum 51% of paid up capital is held by the state government or central government, or partly by state government or partly by the central government. That is called government company. And that government company can be a private company or a public company. If it is a private company, then then government company will not mention private, because such exemption has been given to the government company for using this private word. So this is government company. The second one is holding company. This होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, वो होल्डिंग कंपनी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सिडरी अपने आप ही एक्सप्लेन हो जाती है। देखिएगा, द फर्स्ट वन इज़ द कंपनी हु कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, कि वो कंपनी जो आधे मतलब 50 से ज़्यादा जो शेयर कैपिटल है वो होल्ड करती है किसी दूसरी कंपनी को, तो उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। सपोज देयर इज़ 2 कंपनीज, ए कंपनी एंड बी कंपनी। तो ए कंपनी और बी कंपनी है, और ए कंपनी ने
बी कंपनी के 51% शेयर्स जो हैं वो ख़रीद रखे हैं। तो अब जब शेयर कंपनी ने ख़रीद रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ए कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है, और बी कंपनी जो अनदर कंपनी है, बी कंपनी जिसके शेयर्स ए ने होल्ड करके रखे हैं, अपने पास रखे हैं 50% से ज़्यादा, तो वो ए जो है होल्डिंग कंपनी है और बी जो है सब्सिडियरी कंपनी है। द सेकंड जो आपको डेफिनेशन दी गई है, कंपनी हु कंट्रोल्स द मेजॉरिटी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, वो कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनदर कंपनी के मेजॉरिटी जो कंपोजिशन है वो किसी दूसरी कंपनी के होते हैं। सपोज़ ए लिमिटेड है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, ए कंपनी ने अपने जो पर्सन्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट कर रखे हैं बी कंपनी में, तो इस केस में ए कंपनी जो है होल्डिंग है और बी जो है सब्सिडरी है। और इसी तरह थर्ड जो है, कंपनी शैल बी डीम टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। मतलब क्या है, सपोज देयर आर 3 कंपनीज ए, बी एंड सी। अब बी कंपनी जो है उसने सी के 51% शेयर्स जो हैं वो ख़रीद रखे हैं, और तो बी इस केस में जो हुई होल्डिंग हुई और सी जो है सब्सिडरी हुई। और इसी तरह ए कंपनी ने बी कंपनी के 51% 51 या 52 या 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं, अपने पास रखे हैं, तो इस केस में ए जो है होल्डिंग हुई और बी जो है सब्सिडरी हुई। यानी कि सी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ बी एंड बी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ ए, और ऑटोमेटिकली जो सी है अब वो भी सब्सिडरी है ए की, यानी कि ए इज़ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सी एंड सी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स को खरीद लेती है या अपने पास रखती है, उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर खरीदे जाते हैं या रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। दूसरा है कि होल्डिंग कंपनी के लिए वो कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में होते हैं, तो उसमें जिसके जो अपॉइंट करती है वो होल्डिंग कंपनी हुई और जिसके अपॉइंट किए जाते हैं वो सब्सिडरी हुई। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी की सब्सिडरी है और वो और पहली कंपनी अगर किसी दूसरी की सब्सिडरी है, तो ऑटोमेटिकली जो है जो तीसरी कंपनी है वो पहले की सब्सिडरी बन जाती है। मैंने ए बी सी का एग्जांपल दिया कि सी कंपनी है, उसके 51% शेयर जो हैं सपोज़ बी कंपनी ने ले रखे हैं, तो इस केस में जो सी है वो सब्सिडरी है बी की, और बी के 51% शेयर जो है वो ए ने ले रखे हैं, तो इस केस में जो ए है वो होल्डिंग कंपनी है और बी जो है सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि सी सब्सिडरी है बी की, बी सब्सिडरी है ए की, तो ऑटोमेटिकली जो सी है वो भी सब्सिडरी है ए की। तो ये होल्डिंग कंपनी होती है और अनदर कंपनी जो है उसको सब्सिडरी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी, द सेकंड वन इज होल्डिंग कंपनी एंड द थर्ड वन इज सब्सिडरी कंपनी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 तरह की कंपनी है। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेन कंपनी एंड द सेकंड वन इज़ इंडियन कंपनी। अब ये फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी नाम ही बता रही है कि दैट कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो कंपनी जिसे कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, और वो बिज़नेस जो है इंडिया में कर रही होती है। अब ये बिज़नेस जो है खुद भी कर सकती है, अपने एजेंट के थ्रू कर सकती है, या फिर वो फिज़िकली कर सकती है, या थ्रू इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकती है। तो किसी भी तरीके से अगर फॉरेन कंपनी मीन्स दैट कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड डूइंग द बिजनेस विद इन इंडिया बाय इटसेल्फ और बाय एजेंट और फिज़िकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। और एक कंपनी का एक फॉरेन कंपनी से रिलेटेड एक सेक्शन 379 है, और 379 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, मतलब इंडियन पर्सन ने या फिर किसी इनकॉर्पोरेशन ने, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है जो है उसने अगर किसी फॉरेन कंपनी के 50% लेस देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो अपने पास ले रखी है, लेकिन वो तो जो पर्सन है या जो बॉडी कॉर्पोरेट है या जो भी है, तो उस केस में यहाँ पे कंपनीज एक्ट के जो नियम हैं वो भी लागू होते हैं। तो ये कहा गया है कि वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ
the paid up share capital of a company incorporated outside India and having an established place of business in India is held by one or more citizen of India or by one or more bodies incorporated in India, such company shall be considered as if it was a company incorporated in India, and the company shall be required to comply with all the provision of Companies Act. Means कि we are not less than 50% of the paid up share capital of the company incorporated outside India. अगर कोई कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है आउटसाइड इंडिया और 51 वी आर नॉट लेस देन 50%, जहाँ पे 50% से कम नहीं पेड अप कैपिटल जो है अगर वो किसी सिटीज़न के द्वारा, इंडियन सिटीज़न के द्वारा या कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा रखी गई है, तो उसमें भी कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न्स जो हैं वो लागू होते हैं। और ये फॉरेन जो कंपनीज होती हैं उनको 30 दिन के अंदर अंदर उस प्लेस पे जहाँ ये बिज़नेस कर रहे होते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में हर एक कंपनी जो है जैसे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर एक स्टेट का अपना एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है अपना, जहाँ पे कंपनी को जाके अपने को रजिस्टर करना पड़ता है। तो जहाँ पे फॉरेन कंपनी अपना बिज़नेस कर रही है तो उस प्लेस पे जो रजिस्ट्रार है वहाँ पे जाके 30 दिन के अंदर अंदर उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी देनी पड़ती है। और कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, मुख्य कार्यालय कहाँ है, उसकी भी जानकारी, फुल एड्रेस देना पड़ता है। कंपनी के डायरेक्टर्स क्या हैं, कंपनी के सेक्रेटरीज कौन कौन हैं, उनके फुल एड्रेस, उनका नाम, वो सारे, उनकी नेशनैलिटी, सब जानकारियाँ जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी पड़ती हैं। और ऑफिस का कंपनी का पूरा जो एड्रेस है वो दिखाना पड़ता है। इसी तरह जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट है, लॉसेस हैं, और जो जितनी भी हैं फॉरेन कंपनीज़ को, उनको भी बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है और उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी पड़ती है। इसके साथ साथ कंपनी को अपना नाम जो है और किस कंट्री से संबंधित है उसे अपने ऑफिस के बाहर लिखना पड़ता है। तो इसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। इन नटशेल, फॉरेन कंपनी इज़ दैट कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and doing business within India either by itself or by its agent or by physically or through electronic modes, उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ते हैं, एनुअल अकाउंट्स क्या है और नाम क्या है। इसके साथ साथ ये बताना पड़ता है कि जो पेड अप कैपिटल है उसका कितने % जो है, अगर कोई इंडियन सिटीज़न या कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट जिसकी कॉर्पोरेशन इंडिया में हुई है वो रखते हैं तो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न्स भी उन फॉरेन कंपनीज पे लागू होते हैं। दूसरी है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मीन्स दैट कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद इन इंडिया, जिसको कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उसको हम इंडियन कंपनी कहेंगे। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स की लिस्ट, जब कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है। लिस्ट कराने का मतलब है सूचीबद्ध कराना। सूचीबद्ध कराने का मतलब है कि जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, तो इंडिया में इस टाइम 23 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। होपफुली आप इन स्टॉक एक्सचेंजेस को आप नेट से ढूंढ के कल सभी स्टूडेंट्स जो हैं पोस्ट करेंगे और उसी बेस पे आपकी अटेंडेंस जो है अगले 15 दिनों के लिए लगेगी। तो लिस्टेड कंपनीज़ क्या होती हैं? लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज़ होती हैं जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अपने शेयर को लिस्ट कराती हैं, सूचीबद्ध कराती हैं, ताकि लोग जो हैं उनके शेयर्स को, ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके शेयर्स को वहाँ पे ख़रीद और बेच सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट तो वही कराएंगे जिनके शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करती है, तो पब्लिक कंपनीज़ जो हैं वही अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं, दूसरी कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ नहीं करा सकती। और अनलिस्टेड कंपनीज़ क्या होती हैं? अनलिस्टेड कंपनीज़ आर दोज कंपनीज़ विच डू नॉट लिस्ट देयर शेयर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कराती हैं, सूचीबद्ध नहीं कराती हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो उसमें जो सेंसेक्स मेज़र किया जाता है वो टॉप 30 कंपनीज़ के शेयर्स के बीच में कि उनकी डिमांड और सप्लाई फैक्टर क्या चल रहा है उसके बेस पे किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स को लिस्ट कराया। अब ये 30 कंपनीज़ ही नहीं हैं जो लिस्टेड हैं,
उससे ज़्यादा कंपनीज़ ने अपने शेयर्स को लिस्ट कराया है। और रेगुलरली जैसे कैपिटलाइजेशन कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, उसको देखते हुए सेंसेक्स को मेज़र किया जाता है और बताया जाता है कि कितने % उछाल आया है और कितना नहीं आया है। तो इसको हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं, और तब लोग जो हैं उनके शेयर्स को ख़रीद और बेच सकते हैं। और अनलिस्टेड कंपनी मीन्स दोट कंपनी विच डू नॉट लिस्टेड देयर शेयर्स in any recognized stock exchange, और these are not available to general public for trading, यानी कि सेल और परचेज़ के लिए जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। तो अभी तक हमने किया कि टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में कंपनीज़ कितनी तरह की होती हैं। उसमें हमने कल किया था कि कंपनीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें हमने स्टैट्यूटरी कंपनी किया था, रजिस्टर्ड कंपनी किया था एंड चार्टर्ड कंपनी किया था। स्टैट्यूटरी कंपनी जिनके लिए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में उनको पास किया जाता है, रजिस्टर्ड कंपनी जिनको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर किया जाता है, चार्टर्ड कंपनी जिनको कि स्पेशल चार्टर के अकॉर्डिंगली रजिस्टर किया जाता है। लाइबिलिटी के बेस पे लिमिटेड बाय शेयर्स, जिनकी पेड अप वैल्यू तक मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड बाय गारंटी, जहाँ तक उन्होंने गारंटी दी होती है वहाँ तक उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं होती हैं। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कि प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। ऑनरशिप बेस पे आज हमने किया, जैसे कि ऑनरशिप बेस पे है कि होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर, जिसमें हमने लिस्टेड किया जो अपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं। अनलिस्टेड में किया जो अपने शेयर्स को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराती और जनरल पब्लिक के लिए वो ट्रेडिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं होते। तो आप इनके नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा, और in upcoming days I'm going to discuss about the private company, what is private company, what are its types, and of course how private company is converted into a public company, what are the exemptions are given to private company, and difference and distinction between a private and a public company, and conversion of a public company into a private company, one person company क्या है, small company क्या है। तो hopefully this chapter will be finished soon, so prepare the notes. Thanks for watching this video. Thank you so much.